हर दिन भूतों की कहानियां सुनने के लिए केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कानों में हेडफोन लगाएं और आंखें बंद करके पूरी कहानी सुनें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग में यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मानव जाति ने लगभग सभी अज्ञात और अलौकिक घटनाओं के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण खोज लिए हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी तर्क संगत व्याख्या असंभव होती है। शेक्सपियर के शब्दों में "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy." 90 के दशक के अंत में कोलकाता के उत्तर उपनगर के एक साधारण मोहल्ले में ऐसी ही कुछ रहस्यमय घटनाएं घटी जिनका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आज भी नहीं मिला है, लेकिन उस इलाके के निवासियों के मुख से उस घटनाक्रम की एक अजीब अलौकिक विवरण आज भी सुना जाता है। अब असली कहानी पर आते हैं। घटना की शुरुआत उस वर्ष सर्दियों की शुरुआत में हुई थी। शनिवार की सुबह मोहल्ले के लोगों की नींद निताई मंडल के घर से आ रही एक दर्दनाक चीख से खुली। आसपास के घरों के लोग निताई मंडल के घर गए और पता चला कि 60 साल के विधुर निताई मंडल अचानक परलोक गमन कर चुके हैं। उनकी पुत्रवधू रोज की तरह उस दिन भी सुबह उन्हें चाय देने गई थी, लेकिन उसने कमरे में प्रवेश करते ही अपने ससुर का निसंदेह मृत शरीर देखा और चिल्लाकर बेहोश हो गई। निताई बाबू काफी मजबूत व्यक्ति थे। उनकी अचानक मृत्यु से सभी हैरान थे, लेकिन सतह पर कोई भी उस मृत्यु को संदेह की नजर से नहीं देखता था। पड़ोस के डॉक्टर मल्लिक भी आए और मृत शरीर में कोई असामान्यता नहीं पाई। केवल निताई बाबू की फैली हुई स्थिर आंखों को देखकर डॉक्टर मल्लिक को थोड़ी असामान्यता महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इसे बहुत महत्व नहीं दिया और बताया कि हार्ट फेल्योर के कारण निताई मंडल की मृत्यु हुई है। लेकिन निताई बाबू की घटना के दिन से ही चारों ओर से काले कौवों का झुंड उनके घर की छत पर चक्राकार घूमने लगा और कर्कश आवाज में कांव कांव करने लगा। इसके अलावा उस घर के आसपास से एक दबा लेकिन स्पष्ट बोट का गंध आने लगा, मानो कोई अदृश्य चर्म अशुभ हवा घर को घेर रही हो। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी सभी इस घटना को देखते हैं और इस बारे में मोहल्ले के निवासियों के मन में कमबेशी आशंका और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। लेकिन अजीब तरीके से अगले दिन सुबह होते ही वह गंध और कौवे दोनों गायब हो जाते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। सभी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन फिर एक और मृत्यु से सब कुछ फिर से ठहर जाता है। दास के घर का नौकर बालू को उसके कमरे में मृत पाया गया और उसकी मृत्यु का तरीका भी निताई बाबू जैसा ही था। इस मामले में भी मृतक की आंखें फैली हुई और खुली थीं, जैसे मरने से पहले उसने अपनी मृत्यु को सामने आते हुए देखा हो। मध्य 40 के स्वस्थ और मजबूत बालू की मृत्यु से दास के घर वालों के मन में काफी चिंता और डर उत्पन्न होता है और उस डर की आग में घी पड़ता है जब वे देखते हैं कि उनके घर की छत पर कौवों का झुंड चक्राकार घूम रहा है और एक अज्ञात तीव्र गंध से सारा घर भर गया है। पड़ोसी भी दास के घर पर कौवों का झुंड देखकर वहां भीड़ जमा करते हैं। एक ही तरह की दो अजीब मौतें और उसके बाद उठने वाली अलौकिक घटनाओं के चलते इलाके के निवासी काफी घबरा जाते हैं। दास के घर के सामने मोड़ पर कुछ निवासी जमा होकर इस अलौकिक घटना का कारण चर्चा कर रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक मध्यम ऊंचाई के पतले व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने कल रात दास के घर की छत पर एक अत्यंत लंबी और पतली काली महिला की छाया मूर्ति देखी है। जिसने यह बात कही उसका नाम भजन पागल था। उसके धूल मिट्टी से सने कपड़े और अंदर ढसी आंखों को देखकर ही समझा जा सकता था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। भजन पागल की बातों को किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन लगातार 2 जीवंत इंसानों की मौत के कारण सभी के मन में एक अजीब डर और आतंक बैठ गया और उस डर का असर इलाके के निवासियों के जीवन पर स्पष्ट होने लगा। उसके बाद से कोई भी देर रात को बाहर नहीं निकलता। दिन भर मोहल्ले का माहौल थम जाता है। सोने से पहले सभी अपने अपने घरों में नियमित रूप से गंगा जल छिड़क कर सोते हैं। तब तक किसी को यह नहीं पता था कि पूरे मोहल्ले पर कोई बड़ी आपदा मंडरा रही है। इसके बाद
2 सप्ताह बीत जाते हैं लेकिन कोई अलौकिक या असामान्य घटना नहीं होती। इसलिए स्वाभाविक रूप से मोहल्ले के निवासी फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच फिर से सुकांत भौमिक के बेटे राजू की शादी के अवसर पर पूरे मोहल्ले में उत्सव का माहौल बन जाता है। शाम को बारात भरकर शादी के घर की ओर रवाना होती है। सुकांत बाबू बेटे की शादी के लिए मोहल्ले के मैदान में भव्य पंडाल बनवाते हैं। शादी के अगले दिन शाम को राजू अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर मोहल्ले में आता है तो उसकी कार के चारों ओर मोहल्ले की उत्साही महिलाएं और बच्चे जमा हो जाते हैं। बैंड पार्टी और आतिशबाजी की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठता है। सभी नई दुल्हन को देखकर उत्साहित होते हैं। धीरे धीरे सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। सुबह हंगामे और महिलाओं की रोने की आवाज से सभी की नींद खुलती है। सभी अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि भौमिक के घर के ऊपर कौवों का एक झुंड चक्राकार घूम रहा है और लगातार कर्कश कांव कांव की आवाज कर रहा है। भौमिक के घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा होती है और उस घर से दिल दहला देने वाली रोने की आवाजें आ रही हैं। कल रात तक राजू अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर अपने कमरे में सोने गया था। सुबह काम करने वाले ने राजू के कमरे की सफाई के लिए कई बार उसे पुकारा, लेकिन राजू की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने घर वालों को बुलाया। सभी के पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर मजबूरन दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल होते ही सभी चौंक गए। राजू का निष्प्राण शरीर बिस्तर पर पड़ा था। उसकी फैली हुई आंखें अभी भी उसकी अंतिम क्षणों की भयानकता का वर्णन कर रही थीं और पूरे घर को वही तीव्र बोट का गंध ने घेर रखा था। इस घटना के बाद स्वाभाविक रूप से पूरे मोहल्ले के लोग चिंतित हो गए। कई घरों के किराएदारों ने अगले ही दिन से मकान खाली कर अन्य मोहल्ले में जाने लगे। इस अदृश्य मौत के चंगुल से बचने का उपाय क्या हो, इस पर चर्चा करने के लिए मोहल्ले के क्लब में बैठक आयोजित हुई। विभिन्न लोग विभिन्न सुझाव देने लगे। कोई हवन यज्ञ की बात कहने लगा तो कोई पूजा का प्रस्ताव देने लगा। टिप्पणीकारों में से अचानक वृद्ध संभवनाथ विश्वास बोले, नगेन को एक बार खबर देने से कैसा रहेगा। सभा में उपस्थित सभी ने संभवनाथ की ओर सवालिया नजरों से देखा। सभी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या नगेन इस मोहल्ले में आएगा। नगेन का मतलब मशहूर नगेन तांत्रिक। अब उसकी बहुत प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन कई साल पहले जब नगेन इस मोहल्ले में रहता था तब उसके तांत्रिक कर्मकांडों से डरकर मोहल्ले के लोगों ने एकजुट होकर उसे मोहल्ला छोड़ने पर मजबूर किया था। नगेन के मोहल्ला छोड़ने के बाद बहुत दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन कुछ साल पहले वह कोलकाता वापस आकर ज्योतिषी के रूप में प्रैक्टिस करने लगा और थोड़े ही समय में काफी प्रसिद्धि हासिल कर ली। लोगों के मुंह से सुना जाता है कि नगेन ने पुरुलिया के दूरस्थ क्षेत्रों में कठोर साधना करके तंत्र साधना के प्रमुख 2 हिस्सों आगम और निगम तंत्र में सिद्धि प्राप्त की है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि जैसे भी हो नगेन को मोहल्ले में वापस लाने के लिए राजी करना होगा। अगले ही दिन सुबह नगेन का बचपन का दोस्त अविनाश और मोहल्ले के क्लब के अध्यक्ष निखिलेश बाबू नगेन को राजी करने के उद्देश्य से उसके ठिकाने का पता लेकर निकल पड़े। कस्बा के एक किराए के मकान में नगेन रहता है। काफी पुराना मकान। अंदर घुसते ही सबसे पहले धूनी की गंध आती है। घर में घुसते ही बाईं ओर का कमरा उसका चेंबर था। यही नगेन बैठता था और अंदर वाले कमरे में छिन्नमस्ता की मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति के सामने नगेन का आसन था और आसन के सामने यज्ञ की धूनी जलाने की जगह थी। नगेन ध्यान मग्न बैठा था। अविनाश और निखिलेश बाबू दरवाजे के बाहर खड़े होकर हिचकिचा रहे थे। तभी ध्यान अवस्था में ही नगेन बोल उठा, अंदर आओ अविनाश, आइए निखिलेश दा। वे दोनों कुछ हैरान होकर धीमे कदमों से नगेन के सामने जाकर बैठ गए। उन्होंने नगेन को पहचानने की कोशिश की, लेकिन यह नगेन वही व्यक्ति नहीं था जिसे वे जानते थे। अब नगेन बहुत ही दुबला हो गया था। उसके माथे पर सफेद चंदन का लेप और गहरे लाल रंग का टीका लगा था और उसका चेहरा घनी कच्ची पक्की दाढ़ी से ढका हुआ था।
अविनाश और निखिलेश बाबू के बैठते ही नगेन ने महसूस किया कि उनके शरीर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा है। नगेन ने समझ लिया कि वे किसी बड़े संकट में फंसकर उसके पास आए हैं। जब नगेन ने अपनी लाल आंखें खोली और उनके चेहरों पर भय के निशान देखे तो उसने अपने संदेह को सही पाया। नगेन ने थोड़ी देर दिखावा करते हुए उनसे यहां आने का उद्देश्य पूछा। निखिलेश बाबू ने नगेन को सारी घटनाएं विस्तार से बता दी। नगेन उनकी बात सुनकर समझ गया कि पूरे इलाके पर एक भयानक संकट छा गया है, जो अविनाश और निखिलेश बाबू की कल्पना से भी कहीं अधिक भयावह है। लेकिन नगेन एक अनुभवी तांत्रिक था। उसने अपनी साधना के दौरान कई अलौकिक घटनाओं का सामना किया था। नगेन जानता था कि माता छिन्नमस्ता का आशीर्वाद उसके साथ है। नगेन ने अविनाश और निखिलेश बाबू को आश्वस्त किया कि वह तुरंत उनके साथ चलकर किसी भी तरह उन्हें इस संकट से बचाएगा। नगेन ने मन ही मन फैसला किया कि पहले घटनास्थल पर जाकर अपनी आशंकाओं की पुष्टि करेगा और फिर इस संकट के बारे में उन्हें बताएगा। दोपहर का भोजन करने के बाद तीनों चल पड़े। घर से बाहर निकलते ही नगेन ने कुछ बुदबुदाकर हवा में हाथ बढ़ाया और सामने वाले शिमूल के पेड़ से एक काला कौवा उड़कर नगेन के कंधे पर आ बैठा। यह देखकर दोनों हैरान रह गए। नगेन ने कहा कि यह उसका पालतू कौवा है और यह भी उसके साथ जाएगा। लेकिन वास्तव में यह कौवा एक साधारण कौवा नहीं था। यह नगेन का वश में किया हुआ बेताल था। नगेन ने उन्हें यह सब बताना जरूरी नहीं समझा। शाम हो चुकी थी जब वे मोहल्ले में पहुंचे। ढलता हुआ सूरज क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। मोहल्ले में कदम रखते ही नगेन की नाक में एक अजीब सी दुर्गंध आई और उसने अपने छठे इंद्रिय से समझ लिया कि पूरे इलाके में शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा का आच्छादन है। उसने समझ लिया कि उसका प्रतिद्वंदी उससे ज्यादा शक्तिशाली है और उसने मन ही मन लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उसने देरी के बिना मंत्र पढ़कर अपने बेताल को आदेश दिया और बेताल आदेश का पालन करने के लिए उड़ गया। नगेन की गतिविधियां देखकर अविनाश और निखिलेश बाबू हैरान रह गए। नगेन ने यह देखकर कहा, मैंने उसे एक खास काम के लिए भेजा है। अब चलो एक बार पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हैं। करीब 20 साल बाद आया हूं। तालाब का घाट, मैदान, दुर्गा मंडप और बरगद के पेड़ के नीचे घूमते हुए नगेन और अविनाश अपनी सुनहरी बचपन की यादों में खो गए। नगेन अचानक बोला, सब कुछ कितना बदल गया है। सब कुछ बिल्कुल अजनबी लग रहा है। अविनाश ने नगेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू भी तो बदल गया है नगेन, लेकिन अंदर से शायद तू वही पुराना नगेन है। वैसे ही यह मोहल्ला भी दिखने में बदल गया है, लेकिन अंदर से सब कुछ पहले जैसा ही है। निखिलेश बाबू ने दोनों की बातचीत को रोकते हुए कहा, सुनो, आज शाम को क्लब में एक बैठक है। अविनाश, तू नगेन को लेकर आ जाना। वहीं नगेन सबके सामने सब कुछ स्पष्ट करेगा और नगेन, तुम इन कुछ दिनों में मेरे ही घर रहोगे। अविनाश ने निखिलेश बाबू से कहा, नहीं निखिलेश दा, नगेन मेरे घर में ही रहेगा, यह मेरा अनुरोध है। अंत में तय हुआ कि नगेन अविनाश के घर पर ही रहेगा। जब नगेन और अविनाश घर की ओर बढ़े तो नगेन का काला कौवा उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा और कर्कश कांव कांव करने लगा। नगेन सिर हिलाने और इधर उधर देखने लगा जैसे वह कौवा की बात समझ रहा हो। आखिरकार अविनाश ने देखा कि नगेन के माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसकी लाल आंखें और भी लाल हो गई थीं। नगेन को इस स्थिति में देखकर अविनाश ने पूछा, क्या हुआ नगेन? नगेन ने होश में आते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, चल एक कप कड़क चाय पीते हैं। शाम 7 बजे तक मोहल्ले के सभी सदस्य एक एक करके क्लब में इकट्ठा हो गए। निखिलेश बाबू ने नगेन से सब कुछ स्पष्ट रूप से बताने को कहा। नगेन ने उठकर अपना बयान देना शुरू किया। नगेन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में मोहल्ले में हुई सभी मर्मांतक मौतों और उसके बाद दिखे अशुभ संकेतों को सुनकर ही वह समझ गया था कि मोहल्ले में निद्रा पिशाच का डेरा है। आज मोहल्ले में कदम रखते ही उसे जो दुर्गंध आई, उससे उसकी धारणा और पक्की हो गई। इसलिए उसने अपने बेताल को निद्रा पिशाच की तलाश में भेजा। नगेन की बात के बीच में एक युवा सदस्य प्रीतम सेन ने कहा, यह सब क्या निद्रा पिशाच, बेताल, क्या यह सब होता भी है?
आपके पास क्या सबूत है? नगेन ने प्रीतम की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सुनो युवक, तुम्हारे लिए सबूत देने की जरूरत मैं नहीं समझता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि समय आने पर सबूत सबको मिल जाएगा। और हां सुनो, पिछले महीने की 5 तारीख को तुम्हारा मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तब गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी उसी कारण से मृत्यु की संभावना है। अभी मैं देख नहीं पा रहा कि कब, लेकिन कुछ महीनों तक मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दो। और हां, जो मैं कह रहा था, हम जो कुछ भी आंखों से देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो सामान्य लोगों की आंखों से नहीं देखी जाती। निद्रा पिशाच एक ऐसी ही खतरनाक अलौकिक शक्ति है। यह पिशाच सुबह किसी जीव के रूप में रहता है, इसलिए लगभग कोई भी इसे पहचान नहीं पाता, लेकिन रात होते ही यह शिकार की तलाश में निकलता है। यह मानसिक रूप से कमजोर लोगों की तलाश करता है जो चिंता या मानसिक दबाव में हो। निद्रा पिशाच ऐसे व्यक्ति के घर के बाहर इंतजार करता है। जब वह व्यक्ति गहरी नींद में होता है, पिशाच सूक्ष्म रूप धारण करके उसके कमरे में प्रवेश करता है और फिर अपने असली रूप में उसके ऊपर बैठ जाता है। निद्रा पिशाच अपनी लंबी सड़ी गली लिजलिजी उंगलियों से एक बार गला दबाता है और तब उसका शिकार जाग जाता है। स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति अपनी आंखों के सामने पिशाच के कंकाल जैसे चेहरे और भयंकर आंखों को देखता है और चीख उठता है, लेकिन पिशाच के माया के प्रभाव से उसकी चीख कोई नहीं सुन पाता। यहां तक कि वह व्यक्ति पिशाच को धक्का देकर हटा भी नहीं सकता। निद्रा पिशाच के कब्जे में फंसे व्यक्ति के शरीर की सभी मांसपेशियां अपनी कार्यक्षमता खो देती है, जिससे उनका डर और बढ़ जाता है। शिकार की आंखों में डर देखकर निद्रा पिशाच अपनी लंबी लिजलिजी जीभ निकालकर भयंकर हंसी हंसता है। उस हंसी को केवल उसका शिकार ही सुन सकता है। फिर पिशाच धीरे धीरे उसका गला और जोर से दबाता है और अंत में उसकी आत्मा को चूस लेता है। इस तरह निद्रा पिशाच लोगों की जीवन शक्ति को चूस कर अपनी आयु बढ़ाता है। पिशाच के जाने के बाद भी उसके घर के आसपास उसकी दुर्गंध रहती है और पिशाच की उपस्थिति का आभास पाकर कौवे उस घर के ऊपर मंडराने लगते हैं। मेरा जो पालतू कौवा है वह वास्तव में कौवा नहीं, एक बेताल है। पुरुलिया के एक श्मशान में साधना करते समय मैंने इसे वश में किया था और तब से यह मेरे नियंत्रण में है। आज मैंने इसे निद्रा पिशाच की तलाश में आज उसे मोहल्ले का निरीक्षण करने भेजा था। बेताल के अनुसार मोहल्ले के पश्चिम दिशा में पलाश के पेड़ पर निद्रा पिशाच ने अपना डेरा जमाया है। नगेन रुका और देखा कि क्लब का कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ है और सभी उपस्थित लोगों के चेहरे फक पड़े हुए हैं। नगेन सबके मन की स्थिति को समझ गया और सभी को आश्वस्त करते हुए कहा, इस मुश्किल समय में हमें घबराना नहीं है, बल्कि अपने मन को मजबूत करना है। मैं वादा करता हूं कि जैसे भी हो मैं आपको इस मुसीबत से बचाऊंगा। नगेन की दिलासा देने वाली बातें सुनकर उपस्थित लोग कुछ हद तक आश्वस्त हो गए। अविनाश ने अपने दोस्त से पूछा, अरे नगेन, तू तो निद्रा पिशाच के ठिकाने के बारे में जान गया है, तो क्या आज ही उसे भगा नहीं सकते? नगेन स्मिथ हंसते हुए उत्तर देता है, निद्रा पिशाच ने अभी अभी राजू की आत्मा को निगला है। इस वक्त वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। अभी उस पर हमला करना बेवकूफी होगी। मुझे सही समय का इंतजार करना होगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि कुछ दिनों तक वह शिकार नहीं करेगा। नगेन की बात खत्म होते ही क्लब की लाइटें जलने और बुझने लगी। बंद खिड़की दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें जोर से धक्का दे रहा हो। बाहर अचानक से भयानक तेज हवा चलने लगी। सभा में मौजूद सभी लोग डर और आश्चर्य से मौन हो गए, लेकिन नगेन समझ गया कि निद्रा पिशाच ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया है और अब अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। नगेन ने देर न करते हुए सभी को क्लब के कमरे के बीच में ले जाकर उनका और अपना गात्र बंधन करना शुरू कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ सिर के ऊपर उठाया, चारों ओर घुमाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गात्र बंधन पूरा होने के बाद नगेन ने सबकी ओर मुड़कर अपनी गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा, मैं बाहर जाकर पिशाच को रोकने की कोशिश करूंगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, आप में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। मैंने आपका गात्र बंधन किया है, यहाँ पिशाच आपको छू भी नहीं सकता। फिर से कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। बाहर हवा की गति तेजी से बढ़ती जा रही थी। नगेन दरवाजे के सामने पद्मासन में बैठ गया और मां छिन्नमस्ता का बीज मंत्र झपने लगा। बाहर निकलकर पिशाच का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति जुटाने लगा। उसी समय उसके पीछे गोल खड़े सदस्यों में से बुजुर्ग शंभुनाथ बोल उठे, बाबा नगेन, जो भी कर सावधानी से कर। नगेन मंत्र जाप में तल्लीन रहा। उसकी आंखें बंद थीं और माथे की रगें सांप की तरह फूल उठी थीं। अचानक उसने आंखें खोलकर उठते हुए बिजली की तेजी से क्लब के बाहर कदम रखा। बाहर आते ही तेज हवा की गति इतनी बढ़ गई कि नगेन को लगभग गिरा देती। नगेन ने निद्रा पिशाच की भयानक हंसी सुनी, जो किसी भी इंसान का खून जमा देने वाली थी। लेकिन नगेन साधारण इंसान नहीं था। उसने जमीन पर पैर जमाकर खड़ा रहा। धीरे धीरे वह बवंडर सिमटकर एक भयानक काले आकृति में बदल गया। नगेन से 4-5 हाथ की दूरी पर पिशाच खड़ा था। उसका भयानक कंकाल जैसा शरीर था और आधी सड़ी चमड़ी लटक रही थी। उसकी जलती हुई आंखें नगेन पर टिकी थीं और लंबी जीभ बाहर निकालकर भयानक हंसी हंस रहा था। नगेन ने शांत मन से अपने कमर से मंत्रपूत राख निकाली और मुट्ठी में बंद कर ली। तभी उसने देखा कि पिशाच उसकी ओर बढ़ रहा है। नगेन ने जल्दी से मंत्रपूत राख पिशाच की ओर फेंकी, लेकिन इससे पहले कि राख उस पर गिरती, पिशाच बिजली की गति से उड़ाकर नगेन पर हमला कर दिया। गात्रबंधन के संपर्क में आते ही पिशाच चीखते हुए दूर जा गिरा। गात्रबंधन छूने से पिशाच का हाथ झुलस गया। उधर नगेन भी दूर जा गिरा। नगेन ने देखा कि पिशाच एक विशाल चमगादड़ के रूप में उड़ गया है। खतरा टल गया। यह समझकर नगेन ने क्लब में मौजूद लोगों को पुकारा। सभी बाहर निकलकर नगेन को क्लब में वापस ले आए। नगेन को हल्की चोट लगी थी। यह देखकर सभी आश्वस्त हो गए। स्वाभाविक रूप से सभी लोग बाहर की घटना के बारे में जानना चाहते थे। नगेन ने पिशाच से अपनी मुठभेड़ की पूरी बात बताई। तब अविनाश ने पूछा, तो मतलब पिशाच पाड़ा छोड़कर भाग गया है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, सही ना नगेन? नगेन ने म्लान मुस्कुराते हुए कठोर आवाज में कहा, अभी इस वक्त यह कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि पिशाच इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। लेकिन अब वह घायल हो गया है, अब उसे हराने का सही समय है। एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। आज रात 12 बजे मैं यज्ञ करूंगा। यज्ञ के लिए ज्यादातर सामान मेरे पास है, लेकिन कुछ आम चीजें हैं जो आपको लानी होंगी। उसकी सूची मैं दे दूंगा। यह कहकर नगेन क्लब के बाहर गया। उसने अपना दाहिना हाथ आकाश में उठाया और मंत्रोच्चारण कर अपने बेताल को बुलाया और उसे पिशाच की खोज में भेज दिया। काक रूपी बेताल भी आदेश के अनुसार पिशाच की खोज में उड़ गया। योजना के अनुसार रात 12 बजे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे यज्ञ शुरू हुआ। नगेन के आदेश पर मोहल्ले के लोग अपने अपने घर चले गए। केवल प्रीतम और अविनाश उसके साथ रहे। नर कंकाल की खोपड़ी में मध्य डालकर उसका आधा हिस्सा पीते हुए नगेन मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ की आग में शेष मध्य छिड़कता रहा। रात बढ़ती गई और नगेन यज्ञ की आग में काले बिल्ली की पूंछ के 21 बाल, अपघात में मृत व्यक्ति की बाईं तर्जनी का नाखून, गीदड़ के मूत्र में भीगी मिट्टी आदि अर्पित करता रहा। अंततः भोर होते ही नगेन का यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ खत्म होने के बाद उसने मंत्रपुत्राक को अपनी पोटली में रखा और गंगा जल भरे बड़े जार में मिला लिया। अब नगेन अपने मोहल्ले को पिशाच से बचाने के लिए तैयार था। आसमान में उजाला होने लगा था और पूर्व दिशा में नारंगी आभा फैल रही थी। ठीक उसी समय बेताल उड़कर नगेन के कंधे पर बैठ गया और सूचित किया कि निद्रा पिशाच अभी भी मोहल्ले के पश्चिम दिशा में उसी पलाश के पेड़ पर है। बिना देर किए नगेन तांत्रिक उस पलाश के पेड़ की ओर बढ़ा। इधर प्रीतम और अविनाश कुछ समझ नहीं पाए और नगेन को पुकारा। नगेन बिना पीछे देखे बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैंने पिशाच को खोज लिया है, मैं उसे खत्म करके ही लौटूंगा। तुम लोग घर चले जाओ और हाँ, इस पानी के जार को ले जाओ, बाद में जरूरत पड़ेगी। अविनाश ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा,
नगेन, सावधान रहना भाई। नगेन चलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जैसे ही नगेन तांत्रिक पलाश के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी नाक में वही परिचित गंध आई। वह पलाश के पेड़ के नीचे गया और उसके चारों ओर राख से एक घेरे की रेखा खींच दी ताकि निद्रा पिशाच किसी भी तरह से भाग न सके। जैसे ही वह यह रेखा पूरी कर रहा था, निद्रा पिशाच पेड़ से उतरकर अपनी लंबी जीभ से नगेन का गला पकड़ लिया। अचानक नगेन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसे याद आया कि जल्दबाजी में उसने गात्र बंधन करना भूल गया है। अब उसकी कोई बचत नहीं है। निद्रा पिशाच उसका बंधन लगातार मजबूत कर रहा था। नगेन ने अपनी सारी इच्छा शक्ति को जुटाकर मां छिन्नमस्ता का जाप शुरू कर दिया। अचानक वह अपना दाहिना हाथ थोड़ा सा हिलाने में सक्षम हो गया और बड़ी मुश्किल से अपनी कमर में बंधी पोटली से एक मुट्ठी राख निकाली और पिशाच पर फेंक दी। जैसे ही राख पिशाच पर पड़ी, वह अमानवीय चीख निकालते हुए जलने लगा। नगेन खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा और देखा कि पिशाच भयंकर रूप से जल रहा था। पिशाच की चीख इतनी तेज थी कि नगेन को लगा उसके कान फट जाएंगे। पिशाच की विकृत चीख अब सभी सुन सकते थे। सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और देखा कि पलाश के पेड़ के नीचे केवल राख पड़ी है। पिशाच के न होने की जानकारी पाकर सभी नगेन के साथ खुशी मनाने लगे। इसके बाद नगेन के आदेश पर पूरे मोहल्ले के चारों ओर मंत्रपूत गंगा जल का छिड़काव किया गया ताकि कोई भी अशुभ शक्ति मोहल्ले पर प्रभाव न डाल सके। सौभाग्यवश इस घटना के बाद मोहल्ले में कोई उपद्रव नहीं हुआ। मेरे YouTube चैनल के दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर दें ताकि मुझे आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।